हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इस अवार्ड के बारे में। मैंने जानबूझ के इसका नाम अब तक बोला नहीं। अगर मैं आपसे गेस करूं कि इसको किस तरीके से बोलना चाहिए, जनन पीठ अवार्ड, ज्ञान पीठ अवार्ड, किस तरीके से बोलते हैं? जब मैंने भी पहली बार बोला था तो मैंने जननी पीठ अवार्ड वैसे बोल दिया था, मैंने जल्दबाजी में। पर एक्चुअली इसका नाम है ज्ञान पीठ अवार्ड। अगर हम इसको वैसे लिखा जाए तो ये होगा ज्ञान पिथ अवार्ड। ठीक है, तो ये है। पर इसको अब लिखा जाता है क्यों है, इसकी हिस्ट्री हम कभी और डिस्कस करेंगे। बट एक्चुअली इट्स प्रोनाउंस्ड एज ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, तो ये ज्ञानपीठ अवार्ड है। ये हम टॉपिक क्यों डिस्कस करें? पहली बात तो ये कि मेंस के कंटेक्स में कोई नहीं है, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो वो मेरे दोस्त जो अगले साल के यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए अपीयर हो रहे हैं 2022 के लिए या फिर 2023 के लिए भी, तो ये अवार्ड हमेशा ही इंडिया का इनफैक्ट ये वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरली अवार्ड माना जाता है। तो ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कह रहे होंगे कि अवार्ड का टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, दीपक सर टॉपिक अवार्ड क्यों पढ़ा रहे हैं? तो वो देखा होगा आपने इस साल के प्रीलिम्स में भी और पिछले साल भी के कुछ प्रीलिम्स में भी, सरप्राइजिंगली यूपीएससी हमेशा कुछ स्पोर्ट्स डेज ऑफ ऑब्जर्वेंस अवार्ड्स इन सब पे क्वेश्चन पूछे थे इस बार भी, और पहले भी पूछे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बेटर रहेगा कि ये मत सोचिए कि यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछ सकती, बिल्कुल पूछ सकती है। और एंड में वही 2-3 नंबर आपके बहुत मैटर करते हैं टू डिफाइन कि आप मेंस लिख रहे हैं या नहीं। हो सकता है आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो, कंसेप्चुअल टॉपिक पढ़ रहे हैं, बट ये टॉपिक ऐसे मिस कर देंगे। तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डोंट मिस दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स, दीज काइंड ऑफ लेक्चर्स। तो इसलिए मैं ये भी आपको पढ़ा रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम टेलिंग द कंसेप्चुअल पार्ट। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्यों हम टॉपिक डिस्कस करें इन अ 3C अप्रोच? क्योंकि जो 3C अप्रोच होती है उसमें कंटेम्प्रेरी, कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव, तो सारी डायमेंशंस कवर करूंगा। बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटेड डायमेंशंस के बारे में बताऊंगा। पहले कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट बता देता हूं आपको कि एक कोंकणी राइटर है, कोंकणी लैंग्वेज के जो राइटर हैं, दामोदर मौजो, ही हैज बीन कन्फर्ड विद द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2022, 2022 के लिए। अभी दिसंबर 2021 है, और उनको लगा अगले साल कोरोना वायरस के चक्कर में क्या करें, तो इन्होंने 2022 के लिए अनाउंस करा है। अनाउंसमेंट करिए, अवार्ड करते करते कन्फर करते हुए 2022 हो जाएगा। तो 2022 के लिए 57th ये जो अवार्ड है, ये कोंकणी राइटर दामोदर मौजो को अवार्ड करा गया है। और एसमीज जो पोएट हैं, एसमीज लैंग्वेज में जो पोएट हैं, नीलमानी फूकन हैज बैक्ड 56th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2021। तो पिछले साल का भी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, तो 2021 का जो अवार्ड है वो 56 ज्ञानपीठ अवार्ड है, वो नीलमानी फूकन को दिया जा रहा है। ये एसमीज लैंग्वेज के पोएट है। और 57th है वो दामोदर मौजो जो कोंकणी लैंग्वेज में लिखते हैं, उनको दिया गया है। और जो बिल्कुल लेटेस्ट अभी जो विनर है उनके बारे में पढ़ लेते हैं, दामोदर मौजो के बारे में। सो ही इज द सेकेंड कोंकणी राइटर टू रिसीव दिस अवार्ड। पहले रविंद्र केलकर को मिला था 2006 में। तो ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोंकणी लैंग्वेज में देखा जाए तो ये दूसरे राइटर हैं आपके। ठीक है, सो ये क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और ये इनकी जो नॉवलिस्ट हैं, स्क्रीन प्ले राइटर भी है इनफैक्ट। और इनके ये है कि पुअर लोगों की जो उनकी वहां पे जो उनकी फ्रस्ट्रेशन होती है, किस तरीके से उनकी लाइफ में दर्द होता है और कैसे अपनी फ्रस्ट्रेशन को वेंट आउट करते हैं, ये इनकी मेनली कहानियों के बारे में होता है। इनफैक्ट ये जो है आपका, इनका जो नॉवल है कार्मेलिन, कार्मेलिन नॉवल, इनको उसकी वजह से इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था 1983 में। ठीक है, तो ये इनका नोटेड वर्क है। और मैंने आपको बताया था दामोदर मौजो ये कोंकणी लैंग्वेज में लिखते हैं, और ये सेकंड है। यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं, यहाँ पे वो यूपीएससी एक स्टेटमेंट पूछ सकती है ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में, कुछ 1-2 स्टेटमेंट अवार्ड के बारे में पूछ ली, और 50 जो लेटेस्ट विनर है उसके बारे में पूछ लिया, और कह दिया कि ही इज द फर्स्ट और सेकंड राइटर। तो यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने आपको बताया था कि कोंकणी लैंग्वेज में रविंद्र केलकर को पहले अवार्ड मिला था 2006 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। जैसे मैं बताता हूँ कि आई कवर अ टॉपिक इन 3C अप्रोच। कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट बता दिया, अब कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं आपको डायमेंशन बताता हूँ कि ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, कौन सी लैंग्वेज इसमें दिया जाता है, 8th शेड्यूल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बट इन अ कंसाइज मैनर। तो ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन बाय भारतीय ज्ञानपीठ। इट्स अ लिटरेरी एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन दिल्ली, दिल्ली बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका जो कैश प्राइज है, पहले बहुत कम हुआ करता था, 1 लाख होता था, फिर 1.25 लाख कर आके 4-5 साल पहले इसका कैश प्राइस रिवाइज करा गया है टू 11 लाख रुपीज। एंड अ ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ माँ सरस्वती, द हिंदू गॉडेस ऑफ
नॉलेज एंड विजडम। तो सरस्वती माँ है, उनका ब्रॉन्ज रेप्लिका दिया जाता है। कहते हैं ना लक्ष्मी सरस्वती, तो सरस्वती ये आपकी ज्ञान का, आपकी नॉलेज का, आपकी विजडम का, अकल का, तो ये उनकी गॉडेस मानी जाती है। तो इनका ब्रॉन्ज रेप्लिका दिया जाता है और साथ में 11 लाख रुपए। तो 11 लाख रुपए आपकी लक्ष्मी भी हो गई और सरस्वती भी हो गई। वैसे मेरे फ्रेंड्स, मेरे को किसी एक बहुत ही रिनाउंड, मतलब एक बहुत ही ज्ञानी एक आदमी ने एक चीज कही थी कि अगर तुम्हारे पास सरस्वती है तो लक्ष्मी की कभी अभाव नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा हटके मैंने एक चीज कही है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर सरस्वती है आपके पास, अगर आपके पास नॉलेज है, विजडम है, देन डेफिनेटली आप लक्ष्मी उसको उसको लक्ष्मी में कन्वर्ट कर लेंगे। पर अगर आपके पास सरस्वती नहीं है, तो अगर आपके पास लक्ष्मी है भी तो वो भी चली जाएगी, ये ध्यान रखना। तो इफ गिवन अ चॉइस बिटवीन सरस्वती एंड लक्ष्मी, ऑलवेज गो फॉर सरस्वती। ये अवार्ड इंस्टीट्यूट करा गया था 1961 में, ठीक है, बीच में कुछ साल गैप्स भी आए होंगे। तो 1961 में अवार्ड इंस्टीट्यूट करा गया था। कैश प्राइज इसका 11 लाख है और देती ऑर्गेनाइजेशन करते हैं भारतीय ज्ञानपीठ। क्राइटेरिया इसके क्या है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इट इज गिवन एनुअली टू एन ऑथर, नॉर्मली एनुअली दिया जाता है, फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर। ये तो चलो वेग सा है। साथ में ये किन राइटर्स को दिया जाता है, रिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी क्या है नहीं है, तो यस, नेशनैलिटी मैटर्स। इट इज बिस्टोड ओनली ऑन इंडियन राइटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेज इज इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंग्लिश। तो यानी कि कौन सी लैंग्वेज है, 8th शेड्यूल प्लस इंग्लिश। अगर इस चीज को आप ध्यान रख लेंगे ना, तो आपको एटलीस्ट एक चीज याद रहेगी कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारी 8th शेड्यूल में अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल है जिसके अंदर 22 लैंग्वेजेस है, उस 22 लैंग्वेजेस में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। अंग्रेजी को अभी भी इन्होंने इग्नोर करा है, जबकि हम अंग्रेजी में ही बात करते हैं। हमारे, अगर मैं हिंदी में वैसे लेक्चर दे रहा हूँ, पर इट्स बायलैंग्वेज। कभी कभी मैं इंग्लिश के भी वर्ड्स यूज कर लेता हूँ बीच में, तो इस तरीके से। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इंडियन राइटर्स, नेशनैलिटी सिर्फ इंडियन राइटर्स को, और कौन सी लैंग्वेजेस में लिख रहे हैं, 8th शेड्यूल प्लस इंग्लिश। 8th शेड्यूल के अंदर है नहीं, पर साथ में इंग्लिश, क्योंकि मेनली राइटर्स आपके इंग्लिश में लिखते रहते हैं, इस वजह से इंक्लूड करा गया। ऑल्दो द इंग्लिश विनर्स आर वेरी लेस। देयर आर नो पोस्थुमस कन्फरल, तो यानी कि मरनो उपरांत के बाद, यानी कि या फिर मरने के बाद ये अवार्ड नहीं दिया जाता। ऑल्सो ओनली वर्क्स पब्लिश्ड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 20 ईयर्स इज कंसिडर्ड फॉर द अवार्ड। यानी कि पिछले 20 सालों में आपने कुछ लिखा है, वही आपका क्राइटेरिया है। उसके अंदर क्या है, उसके बेसिस पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। ओनली वर्क्स पब्लिश ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 20 ईयर्स आर कंसिडर्ड फॉर द अवार्ड। तो उसके बेसिस पे, अगर ऐसा हो सकता है कि मैंने 20 साल पहले बहुत ही ज्यादा मैंने अपनी बुक्स प्रोड्यूस करी हैं जिनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा हो, तो मतलब 20 साल से पहले, लेकिन तब भी मुझे अवार्ड के लिए कंसिडर नहीं करा जाएगा। तो ये इसकी कंडीशन है। यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन राइटर्स को ही मिला जाता है। लैंग्वेजेस क्या है, 8th शेड्यूल, लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल प्लस इंग्लिश। साथ में पोस्थुमस इसको कन्फर नहीं करा जाता। ऑल्सो वर्क क्राइटेरिया क्या है, पिछले 20 साल में आपका क्या वर्क प्रोड्यूस करा है, व्हाट ऑल बुक्स यू रोट, और नॉवेल्स जो भी हैं आपकी यू रोट ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर्स, ओनली दैट आर कंसिडर्ड फॉर द अवार्ड, ठीक है। अब इसके हम रिसिपिएंट्स की तरफ देख लेते हैं। तो आउट ऑफ द 23 एलिजिबल लैंग्वेजेस, 22 प्लस 1, 8th शेड्यूल के अंदर कितनी है, 22 प्लस इंग्लिश हो गई, तो 23 लैंग्वेजेस आर देयर। द अवार्ड हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर वर्क्स इन 16 लैंग्वेजेस। तो अब तक 16 लैंग्वेजेस में दिया गया है आउट ऑफ 23, तो कुछ लैंग्वेजेस में नहीं दिया अभी तक। अब इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसी लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा राइटर्स को दिया गया है। ऐसा लगेगा कि हमको लगता है, खासकर इंग्लिश मीडियम लोगों को ऐसा लगता है कि द अवार्ड मस्ट हैव बीन गिवन टू मैक्सिमम राइटर्स फ्रॉम इंग्लिश प्रोबेबली ऑफ लेट, क्योंकि है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में सबसे ज्यादा है। चलो ये भी लोगों को लग सकता है चलो हिंदी में तो मिला हो, ठीक है। हिंदी में से जो अब तक रेसिपिएंट्स है वो 11 हैं। फॉलोड बाय विच लैंग्वेज, कन्नड़ा। लगेगा कि शायद तमिल हो सकती है, बंगाली हो सकती है, पर कन्नड़ा, उसमें से 8 लोगों को मिला है। फॉलोड बाय बंगाली एंड मलयालम 6 ईच, देन गुजराती, मराठी, उड़िया एंड उर्दू 4 ईच, एसमीज एंड तेलुगु। एसमीज का मैंने आपको बताया था 56 अवार्ड मिला था, उसमें 3 ईच, तो वो तो थर्ड विनर थे। फिर पंजाबी, तमिल एंड कोंकणी 2 ईच। तो कोंकणी का मैंने आपको बताया था कि दैट फेलो इज नॉट द फर्स्ट वन फ्रॉम द कोंकणी लैंग्वेज टू रिसीव दिस अवार्ड, ही इज द सेकंड। देन इंग्लिश, कश्मीरी एंड संस्कृत 1 ईच।
तो देखा जा सकता है कि इंग्लिश में हम चाहे ऐसे कितनी भी आपके एक लैंग्वेज होता है ना, लैंग्वा फ्रैंका आपका बन रहा है कि इतने ज़्यादा लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इंग्लिश, कश्मीरी एंड संस्कृत में से सिर्फ एक मिला है। तो इनफैक्ट इंग्लिश में सबसे लीस्ट मिला है, हिंदी में मैक्सिमम। सारी लिस्ट तो याद करना आपके लिए मुश्किल रहेगा, सिर्फ मैं इसमें कहूंगा कि 2-3 चीजें ही ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा किसमें मिला है, हिंदी में। चलो ये भी हो सकता है कि पूछ ले, एट मैक्स वो पूछ लेंगे कि दूसरा किसमें मिला है, तो वो कन्नड़ा में मिला है। और तीसरा ये है क्योंकि अगले साल के प्रीलिम्स के लिए वो ये पूछ सकते हैं कि कोंकणी लैंग्वेज में कितने लोगों को मिला है, और दैट फेलो इज द फर्स्ट और द सेकंड रेसिपिएंट। तो कोंकणी में आज तक 2 लोगों को मिला है, और जो लेटेस्ट रेसिपिएंट है आपके वो कोंकणी लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड वाज मलयालम राइटर जी शंकरा कुरूप। ठीक है, जी शंकरा कुरूप, इनको मिला था पहली बार। हु रिसीव द अवार्ड इन 1965। अवार्ड इंस्टीट्यूट करा गया था 1961 में, बट अवार्ड दिया कब गया है, 1965 में आपका इंस्टीट्यूट करा गया था, थोड़ा टाइम लगा दिया उन्होंने। ठीक है, फॉर अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स ऑफ द कोजल द बैम्बू फ्लूट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1950। उस टाइम पे क्राइटेरिया कुछ और था, पर अब और था। 1965 में पहला मिला था जी शंकरा कुरूप, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं, इनके बारे में। एंड हु वॉज द फर्स्ट वुमेन, तो 1976 में बंगाली नॉवलिस्ट आशा पूर्ण देवी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू विन द अवार्ड, एंड इनको मिला था 1965 के एक नॉवल के लिए प्रथम प्रतिश्रुति, द फर्स्ट प्रॉमिस, द फर्स्ट इन ट्रायोलॉजी। इन्होंने और सारी बुक्स भी लिखी थी, 3 बुक्स की सीरीज लिखी थी, तो उसमें जो पहली बुक लिखी थी। बुक का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछ सकते हैं अगर उनको बिल्कुल ही डिटेल में जाना है कि पहले विनर कौन थे, जी शंकरा कुरूप, और पहली वुमेन विनर कौन थी ऑलमोस्ट 10 साल बाद, आशा पूर्ण देवी। तो ये थे आपके ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। मैंने आपको बता दिया क्राइटेरिया क्या है, उस अवार्ड का कैश प्राइस क्या है, कब इंट्रोड्यूस करा गया था, और साथ में इसके कौन कौन से मेजर रेसिपिएंट्स रहे हैं। अब मैं बताता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कौन सी थी भारतीय ज्ञानपीठ, ये ऑर्गेनाइजेशन थी। So it was founded in, it is a literary and research organization based in Delhi, ये मैंने आपको बता दिया था। It was founded in 1944 by साहू शांति प्रसाद जैन of the साहू जैन फैमिली। साहू जैन फैमिली के बारे में शायद आप लोगों ने ना सुना हो, पर टाइम्स ग्रुप के बारे में सुना होगा, तो साहू जैन फैमिली उसे ओन करती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन 1944 में बनाई थी, और किस लिए बनाई थी, विद द ऑब्जेक्टिव ऑन अंडरटेकिंग रिसर्च एंड पब्लिकेशन ऑफ संस्कृत, प्राकृत, पाली एंड अपभ्रंशा टेक्स्ट। तो उस टाइम पे 1944 में जब ये भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, तो इस वजह से था कि ये जो लैंग्वेज है जो काफी इंडेंजर्ड हो रही थी, जिनका डिक्लाइन हो रहा था, बिल्कुल इंडिजिनस लैंग्वेजेस, संस्कृत, प्राकृत, पाली एंड अपभ्रंशा जो टेक्स्ट होते हैं, उसके कंटेक्स्ट में उनको प्रमोशन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करी गई थी 1944 में। अबे कौन कौन सा अवार्ड्स इंस्टीट्यूट करे, ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में तो हमने पढ़ लिया, साथ में है मूर्ति देवी अवार्ड, ये दूसरा अवार्ड है जी। इट इज ऑल्सो गिवन एनुअली फॉर बुक्स रिटन इन ऑल इंडियन लैंग्वेजेस बिसाइड्स इंग्लिश पर्टेनिंग टू इंडियन फिलोसफी। तो 3 चीजें हो गई जी। पहली बात तो दी थी कौन सी है, हो सकता है ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में ना पढ़े, उनको लगा सब जगह पढ़ लिया होगा, तो हो सकता है मूर्ति देवी अवार्ड के बारे में पढ़ ले। पहली बात तो ये एनुअली है, दूसरा है लैंग्वेजेस माइनस इंग्लिश, तो इसमें और ज्ञानपीठ अवार्ड में क्या हो गया, ज्ञानपीठ अवार्ड इज फॉर ऑल द लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस इंग्लिश, इसमें माइनस इंग्लिश है, तो इंग्लिश है ही नहीं इसमें। ठीक है, तीसरा हो गया इंडियन फिलोसफी, ये हो गया फिलोसफी की। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम आते हैं तीसरे अवार्ड पे। तीसरा कौन सा है, नवलेखन अवार्ड। इट इज ऑल्सो गिवन एनुअली टू यंग ऑथर्स इन हिंदी फॉर देयर फर्स्ट क्रिएशन। तो नवलेखन अवार्ड में भी आपकी ऑफर हो गई, 3-4 चीजें पढ़ लेते। कौन देता है, भारतीय ज्ञानपीठ। सेकंड, कौन सी लैंग्वेज में, हिंदी। थर्ड, एनुअली। फोर्थ, यंग ऑथर्स। फिफ्थ, फॉर देयर फर्स्ट क्रिएशन। ठीक है, तो ये हो गया लिटरली अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाय आपका भारतीय ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ अवार्ड, मूर्ति देवी अवार्ड एंड नवलेखन अवार्ड। तो हो सकता है ज्ञानपीठ पे ना पूछे, उन अवार्ड्स पे पढ़ लेते हैं। अब बात में मैं सिर्फ एक और चीज बताना चाहता हूँ, 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बताया था कि भारतीय जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड है, वो किसमें मिलता है आपका, 8th शेड्यूल, लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल प्लस इंग्लिश। तो कौन सी लैंग्वेजेस है, असमीज, बंगाली,
इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, तो हो गया असमीज हो गई, बंगाली हो गई, सीक्वेंस में चले, गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, कन्नड़ा हो गई, कश्मीरी हो गई, कोंकणी हो गई, ठीक है, मलयालम हो गई, मणिपुरी हो गई, मराठी हो गई, नेपाली हो गई, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, सिंधी भी हो गई, क्योंकि सिंधी देखा जाए तो वैसे ठीक है लोग यहाँ पे रहते हैं, पर सिंध तो वैसे पाकिस्तान में जा चुका है, पर काफी सिंधी पॉपुलेशन यहाँ पे भी है। तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, उर्दू हो गई, बोडो हो गई, संथली, मैथिली एंड डोगरी। बाकी सारी लैंग्वेजेस तो देखो लगेगा कि हो सकता है, सिर्फ ये ध्यान रखने की इसमें इंग्लिश नहीं है, ठीक है। कोंकणी हो गई, नेपाली हो गई, सिंधी हो गई, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली, डोगरी। तो ये लैंग्वेजेस है इसके अंदर लिस्टेड है। इनिशियली 8 शेड्यूल के अंदर, ये मैंने तुलु लैंग्वेज के लेक्चर में बताया था, अभी दोबारा बता देता हूँ कि इनिशियली 14 लैंग्वेजेस थी एट द टाइम ऑफ द वो तो है ना कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका प्रोमलगेट करा गया था, आपका बना था उस टाइम पे, इनैक्ट करा गया था, तब उस टाइम पे 14 लैंग्वेजेस थी इनिशियली। फिर उसके बाद 67 में सिंधी डाली गई इसके अंदर। देयर आफ्टर 3 मोर लैंग्वेजेस, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली वर इंक्लूडेड इन 1992। तो 4 + 1 हो गए 15 हो गए, 15 + 3 कितने हो गए, 18 हो गए। उसके बाद डाली गई थी 2004 में, लास्ट अमेंडमेंट हुई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली। सो दीज 4 वर एडेड इन 2004। तो कितना हुआ, 22 हो गया। तो ये आपकी 22 लैंग्वेजेस हैं। ये सीक्वेंसिंग पूछ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने शेयर करा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लैंग्वेज लेक्चर था आपका ज्ञानपीठ अवार्ड के ऊपर, जिसमें मैंने आपको सारे डायमेंशंस बताई। भारतीय ज्ञानपीठ होती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कौन कौन से अवार्ड देती है, 8 शेड्यूल के बारे में बताया, और ज्ञानपीठ अवार्ड के कंटेक्स्ट में कौन कौन से सारे रेसिपिएंट्स थे। तो सारी डायमेंशंस कवर करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस। और साथ में हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। कोई भी क्वेरीज है देन प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ बायस। बाय, थैंक यू।